हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 46 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 46 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, नाजीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हिटलर एक आम सिपाही से जर्मनी का चांसलर बन बैठा, कैसे हिटलर है वो एक आम व्यक्ति से देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन बैठा। और साथ ही साथ हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नाजीवाद क्या था, उसकी विचारधाराएं क्या थी। आज की वर्कशीट में भी हम जानने वाले हैं कि कैसे हिटलर ने जर्मनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, कैसे पकड़ मजबूत की, और साथ ही साथ हम जानेंगे ये नाजी विचारधारा क्या थी और इससे सबसे अधिक नुकसान या सबसे अधिक जो यातना झेलनी पड़ी वो किन को झेलनी पड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 46 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 46 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाजीवाद और हिटलर का उदय। आज की दिनांक है 20 अक्टूबर 2020। हम बात करने वाले हैं हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन व्यवस्था। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि हिटलर के लिए मैदान मंच बिल्कुल तैयार था। जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार होती है, उसके बाद वर्साई की संधि होती है और इन सब के पीछे जिम्मेवार ठहराया जाता है लोकतांत्रिक सरकार को, वाइमर गणराज्य को। यानी मैदान बिल्कुल साफ था, लोग तंग आ चुके थे वाइमर गणराज्य से, जर्मनी में बेरोजगारी फैल चुकी थी, जर्मनी में उद्योग नष्ट हो चुके थे, व्यापार बर्बाद हो चुका था और उन्हें उम्मीद थी कि कोई नया व्यक्ति आएगा, कोई नया दल आएगा, कोई नई शासन व्यवस्था आएगी जो उन्हें इन सब से निकालेगी और उनके अपमान का बदला लेगी। तभी हिटलर आते हैं और हिटलर को फ़ायदा मिलता है उन सारी परिस्थितियों का। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि हिटलर कैसे जर्मनी पर शासन करते हैं, क्या क्या बदलाव लेकर के आते हैं। तो हिटलर ने सबसे पहले जो उनका टारगेट था, जैसे उन्होंने इनेबलिंग एक्ट लेकर के आए 1933 में, जिसके तहत उन्होंने खुद को तानाशाह घोषित कर दिया। अब तानाशाह बनने के बाद कई सारे और कदम उठाए। सरकार को, समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने कई विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते यानी कि कई प्रकार के टास्क फोर्स बनाए, कई प्रकार की पुलिस के फोर्स या उनके अलग अलग ग्रुप बनाए। उनमें से जैसे पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और जो स्टॉर्म ट्रूपर्स जो थे, ऐसे वो तो थे ही थे। इसके साथ साथ उन्होंने गेस्तापो एक नई बनाई जो गुप्तचर राज्य पुलिस थी, जो बेहद खतरनाक थी उस वक्त। दूसरा था एसएस जो अपराध नियंत्रण पुलिस थी, और तीसरा था सुरक्षा सेवा एसटी, यानी कि उन्होंने 3 नए संगठन बनाए। गेस्टापो गुप्तचर राज्य पुलिस थी, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस थी और तीसरा था सुरक्षा सेवा। यानी कि उन्होंने सबसे पहले कदम उठाया कि जर्मनी के ही लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए। यानी बाहर की बाद में सोची, पहले सोचा कि यहाँ के लोगों में कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ ना उठा पाए, तो 3 संगठन बनाए गए, गेस्तापो, एसएस और एसटी। गेस्तापो, एसएस और एसटी 3 संगठन बनाए गए। इन जो संगठन बनाए गए थे इनको बेहिसाब अधिकार भी दिए गए थे, अनलिमिटेड पावर्स इनको दे दी गई थी। जैसे किसी को भी देश से निकालना हो या गिरफ्तार किया जा सकता था इनके द्वारा, या किसी को भी कैद कर यातना गृह में भेजा जा सकता था। यानी कि इनको बेहद ज़्यादा अधिकार दिए गए थे। किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, कहीं भी कितने भी समय में जेल में डाला जा सकता था या उसको देश से भी निकाला जा सकता था। ये सारे अधिकार गेस्तापो, एसएस और एसटी तीनों संगठनों को दिए गए। तो ये तो था, हिटलर ने प्रयास किया था कि कैसे लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाए, कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाए कि कोई उसके खिलाफ उंगली ना उठा पाए। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। अब ये लीग ऑफ नेशन क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उससे पहले लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था 1920 में, ताकि आगे आने वाले समय में विश्व युद्ध ना हो या इस प्रकार की घटनाएं ना घटित हो। लेकिन जो लीग ऑफ नेशन था वो हालांकि कमज़ोर था और कठपुतली था धनी देशों की, शक्तिशाली देशों की, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि की। तो हिटलर के ऊपर या जर्मनी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनमें बड़ा हाथ या भागीदारी लीग ऑफ नेशन की थी। हालांकि लीग ऑफ नेशन है उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया।
तो 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया, यानी कि उनकी शर्तों को मानने से मना कर दिया। और 1936 में उन्होंने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। अब राइनलैंड कहाँ है कि अगर हम मानचित्र में देखेंगे तो जर्मनी के पश्चिमी भाग में, जैसे हम भारत के गुजरात के इस साइड में बात करें तो इसी दिशा में जर्मनी के पश्चिमी दिशा में राइनलैंड है। राइनलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से राइन नदी गुजरती है। राइन, जैसे हम अगर बोल दें गंगालैंड बोल देंगे तो वो क्या है? गंगा नदी के आसपास का इलाका। तो ऐसे ही वहाँ पर राइनलैंड इलाका था। ये राइनलैंड किसका इलाका था? जर्मनी का ही था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद इसके ऊपर फ्रांस का कब्जा हो जाता है। और ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक खनिज संपदा थी जर्मनी की। कोयला यहीं से निकाला जाता था। इसके अलावा लोहा इस्पात के जितनी भी खानें थी वो भी, लोहे की जितनी भी खानें थी वो भी यहीं पर थी। तो इसलिए राइनलैंड था वो एक महत्वपूर्ण इलाका था जिसको छीन लिया जाता है फ्रांस के द्वारा। लेकिन 1936 में समझौते को तोड़ते हुए हिटलर राइनलैंड पे दोबारा कब्जा कर लेता है। एक जन और एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। यानी हिटलर के कदम आगे बढ़ने शुरू हो गए थे। शुरुआत हुई थी राइनलैंड से 1936 में। उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया था उस वक्त, एक देश एक जन एक नेता, यानी कि एक देश हो, वन नेशन वन पीपल वन लीडर की बात की गई थी। यानी कि एक देश में एक ही नेता होना चाहिए। तो उन्होंने ऑस्ट्रिया को मिला लिया गया। ऑस्ट्रिया को मिलाने का तर्क ये था, 1938 में ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया गया था कि ऑस्ट्रिया में भी उनका कहना था कि ये जर्मन आर्यों का ही देश है, जर्मन लोगों का ही देश है। तो 1938 में ऑस्ट्रिया को भी मिला लिया गया। तब तक जो मित्र राष्ट्र थे वो चुप थे। क्यों चुप थे? यानी कि उस वक्त भी हिटलर को रोका जा सकता था, लेकिन वो चुप थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रशिया की तरफ आगे बढ़ेगा हिटलर, और रशिया को वो उस वक्त शत्रु मानने लग गए थे कि हमारे लिए खतरा नहीं है। और यही जो चुप्पी है वो बढ़ावा दे रही थी हिटलर को। यानी कि जब राइनलैंड पे कब्जा किया तो कोई विरोध नहीं किया गया, जब ऑस्ट्रिया पर हमला किया गया तब भी कोई विरोध नहीं किया गया और चुप्पी साध ली गई। इससे हिटलर को और हौसला मिला कि हाँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। उसके बाद सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया। यानी लगातार 1938 में पहले ऑस्ट्रिया, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, और तीसरा देश जो शिकार बना था वो था पोलैंड। पोलैंड पर 2 सितंबर 1939 को हमला किया गया। लेकिन अब चुप्पी तोड़ना जरूरी हो गया था। जरूरी हो गया था फ्रांस और इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब अगर ऐसी ही रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो एक दिन फ्रांस और इंग्लैंड का भी नंबर आएगा, उनकी भी बारी आने वाली है। तो इसलिए उन्होंने जर्मनी पर हमला किया और फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये पोलैंड पे हमला किया गया था। इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो 3 देशों पे हमला किया गया था, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के ऊपर। और बाद में ये जो हमला था उसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसकी शुरुआत हो जाती है। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि कर ली। यानी कि जापान और इटली है वो भी विश्व युद्ध में शामिल होते हैं जर्मनी की साइड से। जैसा हमने प्रथम विश्व युद्ध में देखा था कि 3 देश थे जर्मनी के साथ जो थे, ऑस्ट्रिया भी था और तुर्की भी था। तो इस विश्व युद्ध में भी जापान और इटली भी जर्मनी के साथ थे। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। यानी कि जून 1941 में कहाँ हमला किया? सोवियत संघ के ऊपर। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है, ऐतिहासिक भूल, इसे ब्लंडर मिस्टेक बोल सकते हैं। क्यों माना जाता है? इसका कारण ये था कि जर्मनी एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस से युद्ध कर रहा था और दूसरी दिशा में यानी कि पूर्वी भाग में उन्होंने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। अब सेनाएं दोनों तरफ से उनको युद्ध लड़ना पड़ रहा था और ये एक बड़ी भूल थी। अगर वो सोवियत संघ यानी कि रूस पर हमला करने से पहले कुछ समय फोकस करता फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर तो शायद उनके लिए परिणाम कुछ बेटर होते, लेकिन उन्होंने दोनों तरफ से मोर्चे खोल दिए। इसलिए इसको एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी माना जाता है। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया तो पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी का निशाना बना दिया। तो इसलिए अमेरिका को भी दूसरे विश्व युद्ध में कूदना पड़ा। अब दूसरी जो बेवकूफ़ी की जाती है वो की जाती है जापान के द्वारा। अब जापान था
प्रथम विश्व युद्ध की तरह ही द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होता है। लेकिन 1942 में जापान है पर्ल हार्बर जो पोर्ट थी अमेरिका की बंदरगाह थी वहाँ पर बमबारी कर देता है और इससे मजबूरी में अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करना होता है। शायद अगर अमेरिका भी ना आता तो भी रिजल्ट कुछ हो रह सकते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो इस तरीके से दो गलतियां करते हैं, जर्मनी हमला करता है रूस के ऊपर, जापान हमला करता है अमेरिका के ऊपर। और युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और हिरोशिमा तथा नागासाकी शहर है, दो शहर है जापान के, उन पर परमाणु गिराने के साथ ख़त्म होता है। यानी कि ये 1939 लेकर के 1945 तक चलता है और अंत में जर्मनी की हार होती है। और हालांकि जापान अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी जो दो प्रमुख शहर थे उस वक्त, कहाँ के शहर थे, जापान के, उनके ऊपर परमाणु बम गिराए जाते हैं। तो ये तो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि कैसे हिटलर आक्रामक होता गया, कैसे हिटलर अपने पड़ोसी देशों ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड पर कब्जा करता गया। लेकिन तभी हिटलर और जापान दोनों एक बड़ी भूल करते हैं और उनको हार का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं जर्मन नीति की कि सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों, जिनको आप नाजी बोल सकते हो, नाजियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा, यानी कि उन्होंने क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि सभी लोगों में जो जर्मन आर्य है वो सबसे शुद्ध है, वो सबसे ऊपर है। और वो ये भी मानते थे कि हम ही केवल वांछनीय है जर्मनी में, यानी कि बाकी को अवांछनीय मानते थे। अवांछनीय मतलब जैसे डिजायरेबल होता है और अनडिजायरेबल होता है, एक जिसको हम चाहते हैं और एक जिसको नहीं चाहते। तो वो मानते थे कि पूरी जर्मनी में केवल शुद्ध आर्य हम जर्मन हैं और हम ही डिजायरेबल, बाकी सभी नस्ल जैसे कि विशेष तौर पर यहूदी, जिप्सी, बीमार लोग या जो अपंग लोग थे उनको अवांछित मानते थे। किन किन को? यहूदियों को, जिप्सी को, अपंगों को, बीमारों को, उनको क्या मानते थे कि ये अवांछित है और जर्मनी के विकास में बाधा, ये माना जाता था। यानी उनको सफाया करना चाहते थे। तो ये नाजीवाद की एक सोच थी कि जर्मन आर्य है वो सबसे शुद्ध हैं और वो सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊपर है। यहूदी, जिप्सी ये अवांछनीय है और ये सबसे नीचे आते हैं। और उन्होंने यूथनेजिया एक दया मृत्यु कार्यक्रम है, इसके तहत लाखों जर्मन लोगों को मार दिया था। ये सोचिए कि एक हिटलर ने उन जर्मन लोगों को ही मौत के घाट उतार दिया था जो बीमार थे, जो विकलांग थे, क्योंकि हिटलर और नाजी पार्टी की सोच के अनुसार कि जो देश के विकास में योगदान नहीं दे सकता वो देश के ऊपर बोझ है। और इस जो जर्मनी की जो नीति थी, नाजी पार्टी की नीति थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल हुआ था वो यहूदियों को था। लगभग 60 से 70 लाख यहूदी मारे गए थे उस वक्त। मारे गए नहीं, मार दिया गया था उन लोगों को। उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे, यानी कि एक स्टीरियोटाइप सेट कर दिया गया था। उनका मजाक उड़ाया जाता था नाजी पार्टी के द्वारा। उनको लोगों के मन में ये बिठाया गया कि यहूदी जो होते हैं वो हत्यारे होते हैं, यहूदी जो होते हैं वो सूदखोर यानी कि ब्याज खाने वाले होते हैं, जो देश का पूरा हाल है वो यहूदियों के कारण है। और उनका मजाक भी उड़ाया जाता, जैसे उनका बताया जाता था कि उनका नाक ऐसे होता है या उनके कान ऐसे होते हैं। तो काफ़ी बुरी तरीके से उनको पहले प्रताड़ित किया गया था और उसके बाद उनको वापस धकेल दिया गया था घेटों में। अब घेटों क्या होती है कि वो बस्तियां जो शहर के बीच में होती है, घनी बसी हुई बस्तियां होती हैं, उनको घेटो बोलते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो उनको घेटोज में रहना पड़ रहा था, यानी कि वो बस्तियां जहाँ पर सिर्फ यहूदी रहते थे। बाहर उनके रहने पर रोक लगा दी गई। अब शुरुआत में तो यही था कि हमें दूर रहना, किससे? यहूदियों से दूर रहना। तो हिटलर की दृष्टि में एक ही सॉल्यूशन था कि इनका क्या किया जाए, वो था यहूदियों को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। यानी उसने टारगेट बना रखा था कि यहूदियों को पूरी पृथ्वी से मिटा देंगे, यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो शुरुआत में 3 चरणों में उनकी रणनीति चलती है। पहली जो चरण में रणनीति ये थी कि वो उनके बीच में नहीं रह सकते। किनके बीच में नहीं रह सकते? जर्मन के बीच में। तो उनको स्कूलों से निकाल दिया गया, उनको साथ खेलने से मना कर दिया गया। तो इस तरीके से कि वो हमारे बीच में नहीं रह सकते। उसके बाद दूसरी जो योजना थी उसमें ये था कि वो हमारे देश में नहीं रह सकते। उनको तंग किया गया, आतंकित किया गया कि देश से वो भाग जाएं।
उसके बाद तीसरी जो रणनीति थी 1942 के बाद शुरू हुई कि आपको जीने का अधिकार भी नहीं है। यानी कि पहले कहा गया आपको हमारे बीच रहने का अधिकार नहीं है, फिर कहा गया आपको हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है, और फिर 1942 के बाद कहा गया आपको जीने का अधिकार नहीं है। उनको आतंकित किया गया, डराया गया, उनकी आजीविका छीन ली गई और उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया। और बाद में 1942 के बाद उनको गैस चैम्बरों में भेजा गया जो पोलैंड में बनाए गए थे, और उनमें उनको एक साथ मार दिया जाता था। लगभग 60 से 70 लाख लोग थे वो इस युद्ध के दौरान, केवल 2 वर्षों के दौरान गैस चैम्बरों में मार दिए गए थे। तो ये थी नाजीवाद और उसकी नीति, कैसे उन्होंने लाखों लोगों को बलि का बकरा बनाया। हालांकि इन सब घटनाओं के बारे में पूरे विश्व को तब पता चला जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। यानी ये जो सारी घटनाएं थी इतने गुपचुप तरीके से अंजाम दी गई कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि जर्मनी में क्या हो रहा है। तो आज हमने पढ़ा, समझा कि कैसे हिटलर ने नियंत्रण स्थापित किया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे जर्मनी की हार हुई, और नाजी पार्टी की जो नॉन जर्मन थे यानी कि जो शुद्ध आर्य खुद को मानते थे, उसके अलावा अन्य नस्लों के प्रति कैसा व्यवहार था। यहाँ पर देखिए 2 चित्र दिए गए। पहला जो चित्र दिया गया है यहाँ पर मैप वर्क दिया गया है। मैप वर्क में देखिए ये जर्मनी हमें दिखाई दे रहा है, हालांकि इतना क्लियर मैप नहीं है लेकिन फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किन किन देशों के ऊपर हमला किया गया था। तो जिन देशों के ऊपर हमला किया गया था उनमें चेकोस्लोवाकिया शामिल था, उसमें शामिल था ऑस्ट्रिया, ये यहाँ पे ऑस्ट्रिया है जिसको शामिल ही दिखाया गया, इसके साथ ही जर्मनी का ऑस्ट्रिया है, इसके ऊपर हमला किया गया था। यहाँ पे ये छोटा सा देश चेकोस्लोवाकिया है और यहाँ ये पोलैंड है। यानी कि इन तीनों देशों के ऊपर सबसे पहले ऑस्ट्रिया को शामिल किया गया जर्मनी में, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया और उसके बाद शामिल किया गया था, जो हमला किया गया था वो हमला किया गया था पोलैंड के ऊपर। तो ये 3 देश थे जिनको टारगेट बनाया था हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले। दूसरा जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी दिखाई गई है कि कैसे उनको गैस चैम्बरों में जानवरों की तरह ठूस ठूस कर ले जाया जाता था और वहाँ पर एक छोटे से कमरे में उनको बंद किया जाता था और जहाँ पर जहरीली गैस दे करके उनको मारा जाता था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि कैसे जर्मनी में नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है हिटलर, कैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में भी उनकी हार होती है और नाजी पार्टी की यहूदियों के लिए क्या नीति होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जैसे हिटलर तानाशाह थे, डिक्टेटर थे जर्मनी के, उसी समय में इटली में भी एक डिक्टेटर थे। उनका नाम बताना है कि वो डिक्टेटर कौन से थे जिनकी हरकतें, जिनकी नीतियाँ वैसी ही थी जैसे कि हिटलर की थी। अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। आज की वर्कशीट में आसान से 5 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए थे। तो हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए गेस्टापो जो गुप्तचर राज्य पुलिस थी, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सेवा सुरक्षा एसटी का गठन किया था। यानी कि 3 नए संगठनों का गठन किया गया था। उसके बाद दूसरा है नाज़ी या नाजी सोच के अनुसार अवांछित लोग कौन थे। तो नाज़ी सोच के अनुसार जर्मन आर्यों के अलावा अन्य सभी नस्लें, विशेषकर यहूदी और जिप्सी, विकलांग, बीमार लोग आदि अवांछनीय थे। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र में पहचानना है। तो हमने पहचान कर ली है पहले ही। तो हिटलर ने ऑस्ट्रिया सबसे पहले, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया और उसके बाद पोलैंड पर हमला किया था। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार का था, नाजी जो लोग थे उनका कैसा व्यवहार था। तो नाजी सोच के अनुसार यहूदी लोग अवांछनीय थे, उनको तरह तरह से डराया गया, उनकी आजीविका यानी कि जो रोज़गार था वो छीन लिया गया, उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया। 1942 के बाद उन्हें पोलैंड है, पोलैंड के गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की भी रणनीति अपनाई गई थी। तो ये था उनका कैसा व्यवहार था, काफ़ी क्रूर व्यवहार था। उसके बाद 5वां और अंतिम लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है और इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो मुझे अपने आसपास लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव नज़र आता है।
आज भी महिलाओं और लड़कियों को कमतर आंका जाता है। उन्हें आगे बढ़ने के उतने अवसर नहीं मिलते जितने कि पुरुषों को मिलते हैं। इसके लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा और समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, अपना एक टारगेट सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है ये, 10th क्लास से ज़्यादा बेटर है। इसमें जो बच्चे बेहतर कर जाएंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।